तो जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं जो भी इस क्लास को रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, आप सभी लोगों को अगर ये क्लास, अगर ये सेशन आप सब लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप सब लोग इस सेशन को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के सदस्य बन सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपकी तैयारी में इस सेशन से आपके कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो अपने जैसे उन माँ बाप के बच्चों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा जिनके माँ बाप का सपना तो है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो अब पैसा आपकी तैयारी में आगे नहीं आएगी। मैं आप सब लोगों के पीछे मजबूत स्तंभ बन करके आपके साथ खड़ा हूँ। आप जितना भी पढ़ना चाहते हो, जो भी पढ़ना चाहते हो, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। तो आप सब लोग इतना प्यार दीजिए। तो आज हम सब लोग जो यूपीएससी प्रीलिम्स 5 जून 2022 को जो आपके इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पर्यावरण के जो प्रश्न आपके पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को आज देखेंगे। तो आप सब लोग गौर से देखना। सवाल केवल बनाना बड़ी बात नहीं है, सवाल के नेचर को समझना, सवाल को अच्छे तरीके से रीड करना, सवाल को पूरा पढ़ना और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना और उसको सही दिशा में ले जाकर के सही करना, ये आपकी एक बेहतर रणनीति का एक हिस्सा होता है। तो हम सब लोग शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो पहला जो प्रश्न है आपके बीच में, देखिए क्या है और उसको अच्छे से देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा आप सब लोग। तो हमें लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे, क्वेश्चन को पढ़ना। परेशान होंगे तो आंसर नहीं बनेगा, नहीं परेशान होंगे तो आंसर आप लोगों से बनेगा। ये पहला क्वेश्चन, इसको थोड़ा देखिए, समझिए और उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। बोले कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। इन सारी चीजों के ऊपर, इन सारे प्रश्नों के ऊपर आपको विचार करना है। तो आप सब लोगों को पता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी आप लोग इसका फॉर्मूला भी जानते होंगे। तो ये क्या होता है भाई? SO2। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में बात करें और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है भाई? N2O हो जाता है। सवाल क्या बोला है कि एक्सिस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरनमेंट इज आर कॉज ऑफ एसिड रेन। वातावरण में उपर्युक्त में से किसकी जो अधिकता है वो किसकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा आपकी होती है। यानी सवाल किसको लेकर के पूछा है? आपके सवाल पूछा है एसिड रेन को लेकर के पूछा है। सवाल किसको लेकर के पूछा है? एसिड रेन को लेकर के पूछा है। तो किसकी अधिकता से एसिड रेन होता है? तो एसिड रेन के लिए अगर हम जिम्मेवार तत्वों के बारे में बात करें तो एसिड रेन के लिए आप नाइट्रोजन ऑक्साइड को और सल्फर डाइऑक्साइड को, इन दोनों को ले सकते हैं। तो इसके करेक्ट आंसर के तौर पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब थोड़ा इस बात को समझो ओजोन के बारे में। आप सब लोग जानते होंगे ओजोन लेयर भी आप लोगों ने सुना होगा। तो जो ओजोन लेयर है हमारे, वो ओजोन लेयर क्या करता है? तो जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रे जो आती है, जो पराबैंगनी प्रकाश जो आती है, उसको रोकने का वो काम करता है। लेकिन इतना ज्यादा हम सब लोग CFC यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग यूज कर रहे हैं कि उस CFC की अधिकता के कारण उस ओजोन लेयर में धीरे धीरे छेद होने लगे। अगर मान लो कि ओजोन लेयर में छेद हो जाए, ओजोन लेयर पतला हो जाए, ओजोन लेयर अगर ना रहे तो डायरेक्टली जो अल्ट्रावायलेट जो रे है वो हम सब लोगों के आपके स्किन पे डायरेक्टली आपके आएगा और उसके चलते स्किन कैंसर हो सकता है। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अगर एसिड रेन के बारे में बात करें तो एसिड रेन किसकी अधिकता के कारण होती है? तो पृथ्वी के वातावरण जो अर्थ का इन्वायरमेंट होता है उसमें मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड SO2, उसमें मुख्य रूप से SO2 हो गया, उसमें मुख्य रूप से N2O यानी सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, इसकी अधिकता के कारण। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की भूमिका। तो इसकी अधिकता के कारण जब इसकी आपकी एबंडेंस हो जाता है तब एसिड रेन आपके हो जाता है। इसके बारे में आपको समझना। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि चलो ठीक है, अब हो क्या रहा है? थोड़ा आज की परिस्थिति को आप लोग सुनिए।
तो जितने भी हेवी इंडस्ट्री है, जितने भी भारी उद्योग, जितने भी आपके जो थर्मो इलेक्ट्रिक जो हाउसेज है, जो ताप विद्युत गृह है, और जितने भी आपके जो व्हीकल्स होते हैं, आपके वाहन होते हैं, उनसे निकलने वाले जो धुएं हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, जलवाष्प एवं वर्षा के जल में घुल करके जो आपका H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, और जो आपके नाइट्रिक अम्ल है, उसका निर्माण करती है। और जब यह वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरता है, तो पृथ्वी पर जितने भी वेजिटेशन है, वनस्पति है, जो सॉइल है, जो आपके बिल्डिंग्स है, जो जल स्रोत है, उनको काफी हानि पहुंचाता है। तो आपने सुना है कि जो आपके आगरा का ताजमहल है, वो एसिड रेन के चलते ही, अम्ल वर्षा के कारण ही उसका जो रंग है वो धूमिल पड़ते जा रहा है। और तो ये बात समझ गए ना आप सब लोग? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप सब लोगों से क्या पूछा है, अच्छे से समझना क्वेश्चन को, उसके बाद अपना कोई जो निर्णय है उसके ऊपर पहुंचना कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर धोखा हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से। सवाल क्या बोला है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को यानी सोलर रेडिएशन परावर्तित करके भूपृष्ठ को क्या कर देता है? वो ठंडा कर देता है। वो क्या कर देता है भाई? कूल कर देता है। ये पहली बात। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है कि लो क्लाउड्स हैव ए हाई अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमेनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कोज वार्मिंग इफेक्ट, यानी भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली औरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है, और इससे जो है तापन प्रभाव होता है। इससे जो है वो तापन प्रभाव होता है। तो देखो पहला स्टेटमेंट बोले कि उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित करके भूपृष्ठ को ठंडा कर देता है, गलत बात। यानी स्टेटमेंट गलत है, तो सही कब हो जाता? क्या स्टेटमेंट सही हो जाता? तो जो निम्न घने मेघ है, मुख्य रूप से तो उच्च मेघ के जगह पर अगर यहां पे लो डेंस क्लाउड होता, निम्न घने मेघ होता, तो जो निम्न घने मेघ होते हैं वो आपके सौर विकिरण को परावर्तित करके भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है, लेकिन गलत क्यों हो गया ये बात आप समझिए। अब दूसरे स्टेटमेंट को थोड़ा समझिए। कि क्या बोला है। भू सर्जित होने वाली जो औरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में बात कर रहा है, का उच्च मेघ के द्वारा अवशोषण होता है। और ये क्या बोले, निम्न मेघ में होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर इस स्टेटमेंट की जगह पे ये होता कि उच्च मेघ के द्वारा अवशोषण होता है, तो सही हो जाता। अगर ये होता कि उच्च मेघ के द्वारा अवशोषण होता है, तो फिर सही हो जाता। उच्च मेघ के द्वारा अवशोषण होता है तो फिर सही हो जाता। और उच्च मेघ जो है इस विकिरण उष्मा को पुनः पृथ्वी पर वापस भेज देता है, जिसके चलते पृथ्वी की जो सतह है वो गर्म हो जाती है। यानी जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी आपकी गलत है। तो इसका मतलब क्या है? तो सवाल बोले कि कौन से स्टेटमेंट सही है, तो दोनों के दोनों गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर आपका डी हो जाएगा। तो इसका डी आंसर आपका गलत है। अब थोड़ा समझिए आप सब एक कानून के बारे में। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप सही नहीं दे पाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं भी इसको नहीं पढ़ा होता सही से तो शायद मेरे से भी ये सही नहीं हो सकता था। जरूरी नहीं है कि सब कुछ सबसे सही हो जाए, लेकिन मैक्सिमम सही करने के लिए मैक्सिमम मेहनत करने की जरूरत होती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर दिन रात मेहनत करोगे तब जाकर के इन 100 में से 60, 62, 65 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर आप मेहनत ही 1-2 घंटा करते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट रेडी फॉर यूपीएससी। You have to choose other option for your life. You are not for UPSC.
अब इस सवाल पूछे कि विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनवायरमेंट के क्वेश्चन। अब एक एक करके मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन को जब हम देखेंगे तो इसमें जो पहला बात ये बोल रहा है कि ये कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रीथ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू अ लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल मील्स measured from baseline determined in accordance with the convention। हिंदी में इसको समझिए कि किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभी समय के अनुरूप स्वस्थापित करने का आपका अधिकार है। ये पहला वाला स्टेटमेंट सही है। ये एग्जैक्टली इस कन्वेंशन में ये बात कही गई है कि किसी भी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 जो आपके नॉटिकल मील समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभी समय के अनुरूप आपके सुस्थापित करने का अधिकार है। तो इसका सीधे तौर पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। और दूसरे स्टेटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरा देखिए भाई, दूसरा क्या बोले? सभी राज्यों की, चाहे वे राज्य तटीय हो, जैसे हमारे भारत के बारे में बात करें तो भारत को देखोगे तो टोटल 9 राज्य हमारे तटीय हैं, या भूपथ भाग के हो, जहाजों के प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। बिल्कुल सही बात है, इसको आप नहीं रोक सकते, बिना रोक टोक आ सकता है, जा सकता है। तीसरा, द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेसलाइन फ्रॉम which the breadth of the territorial sea is measured। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अनधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली उठा करके इसने कॉपी पेस्ट कर दिया था। ये एग्जैक्टली उठा करके उस कन्वेंशन का कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्यजीव संरक्षण के बारे में पूछा है। आप सब लोगों को पता है कि अभी जो प्रोजेक्ट टाइगर जो 1 अप्रैल 1973 को आपके शुरू हुआ था, उसके 50 साल पूरे हो गए। और इस बात को सेलिब्रेट आपके जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो कर्नाटक गए और वहां पे बांदीपुर नेशनल पार्क में उन्होंने भ्रमण किया। और इस तरीके से टोटल हमारे पास जो टाइगर रिजर्व है वो अब 53 हो गए हैं। और जो 53वां टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में आपके एस्टैब्लिश हुआ है। तो ये चीज आपको बेसिक सी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। और जितनी भी पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा, वर्ल्ड की जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा जो टाइगर्स है वो भारत में अब है। तो ये भी हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। अब इस सवाल क्या बोल रहा है कि वन्य जीव संरक्षण के बारे में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो वन्य जीव संरक्षण है, जो वन्य जीव संरक्षण है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप देखोगे, जो भारतीय संविधान को जब आप देखिएगा तो भारतीय संविधान को देखो और भारतीय संविधान के आर्टिकल देखिए भाई। कौन से आर्टिकल को देखोगे तो आर्टिकल 48A देखिए भाई। तो जो आर्टिकल 48A है इसका मतलब है कि ये आपकी डीपीएसपी का पार्ट है। तो इसके अनुसार 2 चीजें बताई गई है कि एक तो बताया गया पर्यावरण की रक्षा, एक क्या बताया गया भाई? पर्यावरण की रक्षा, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, ये पहली बात। और दूसरा क्या बताया गया है कि पर्यावरण की रक्षा भी करना है और उसमें सुधार की भी, उसमें इंप्रूवमेंट की भी कोशिश करना है। जब डीपीएसपी में इस आर्टिकल 48A को पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। देश के जो वन है, देश के जो फॉरेस्ट है, जो देश के जो आपके वाइल्ड लाइफ है, उनकी रक्षा करना ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आपके शामिल है। अब आप सब लोगों को पता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इससे संबंधित यानी इससे संबंधित जो एक्ट है वो एक्ट कब आया था? तो 1972 में एक्ट आया था, 1972 में एक्ट आया था।
और उस 1972 के जब आप धारा को पढ़िएगा, और धारा कौन सा भाई, तो उसकी धारा 39 को पढ़िएगा तो और ज्यादा चीजें आपको क्लियर होगी। तो सवाल क्या बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, बिल्कुल सही बात है। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का अधिकार होता है। अगर उसको संरक्षित घोषित कर दिया गया है और आपने उसका शिकार कर दिया या आपने उसको नुकसान पहुंचा दिया तो इसका मतलब है कि आप सजा के हकदार हैं, आप उसके लिए तैयार रहिए। किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव की पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वो सही है और आपके इसमें गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन इसके लिए थोड़ा प्यार से इसको पढ़ना भी पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये सवाल सही नहीं बनेगा, इस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूं। अभी थोड़ा स्टेटमेंट पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अपने मोबाइल को जूम करके पढ़िएगा, अपने फोन को, लैपटॉप को, टैब को जूम करके पढ़िएगा। ये बहाना नहीं चलना चाहिए कि सर दिख नहीं रहा है, क्योंकि पूरे अच्छे तरीके से दिख रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The India Sanitation Coalition is the platform to promote sustainable sanitation and is founded by the Government of India and the World Health Organization. ये सवाल बोला है और आप सब लोगों को पता है, डेट भी आप लोगों को पता होगा कि 25 जून 2015, 25 जून 2015 आपको पता होगा। तो ये सवाल बोले कि भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भारत स्वच्छता संगठन है, इसको स्टार्ट कब किया गया था भाई, तो इसको स्टार्ट किया गया था 25 जून 2015। भारत स्वच्छता गठबंधन, भारत स्वच्छता गठबंधन 25 जून 2015 को शुरू किया गया भाई। तो आपने बोला कि चलो ठीक है, फिक्की नई दिल्ली में आपको शुरू किया गया। अब ये बताया जाता है और इसमें क्या बोला है कि भारत सरकार, अब देखो इसमें बोला कि भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। तो बोले कि ये कोई दो नहीं बल्कि बहुहितधारक मंच है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल है और इसमें केवल 2 की बात कर रहे हैं, तो ये गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए कि राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और इस शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के 9 प्रवर्तक खंड उपलब्ध कराता रहता है। तो स्टेटमेंट आपके सही है, तो हमारा भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात है। अब हमें लगता है कि ये सवाल तो आप लोगों के लिए लॉलीपॉप होगा। इस सवाल को देख करके आपकी मतलब चेहरे पे मुस्कान आ गया होगा। इस सवाल को देख करके आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका दिल खुश हो गया होगा। तो आप इसको बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया? तो इसमें जितनी भी बॉडीज आपको बताई गई है उसमें जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है, जो इसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है, केंद्रीय भूजल बोर्ड जो है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो जल शक्ति मंत्रालय जो वर्तमान में आपको दिखाई देता है, वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 1970 में इसको कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आपको क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया। ये सवाल देखिए, आपसे सवाल क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्यक्ष समिति, यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमिटी, एकदम बिल्कुल नया सवाल है और हमें नहीं लगता है कि आप लोग इसको बना पाओगे, लेकिन तब भी इस प्रकार के सवालों से जूझना आपको आ जाना चाहिए। इस प्रकार के सवालों से जूझना आपको आ जाना चाहिए। अगर जूझ जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये एक कमिटी है, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र प्रत्यक्ष समिति। इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमिटी बोला जाता है। इसके संदर्भ में जो आपके कथन दिए गए हैं उन स्टेटमेंट्स के ऊपर, उस कथन के ऊपर आप विचार कीजिए। बोले कि यह जो आपका कमिटी है ये जो है, ये बोला कि संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के द्वारा स्थापित है, इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करता है। तो सुरक्षा परिषद नहीं
बल्कि ये जो संयुक्त राष्ट्र का जो महासभा है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की समिति है। ये यूनाइटेड नेशन महासभा की समिति आपको दिखाई देता है। यूनाइटेड नेशन महासभा की समिति के तौर पे आप इसको देखते हैं। यूनाइटेड नेशन महासभा जनरल असेंबली के आप इसके, पहला वाला स्टेटमेंट आपके गलत है। अब थोड़ा दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। बोले कि पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। तो अगर हम इसकी बैठक के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो एग्जैक्टली बता दिया है कि इसमें इसकी बैठक होती है, गलत बात है। तीसरा, यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रतियों का आकलन करता है। यह तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब थोड़ा इसको पढ़िए तो और बताइए तो इसके बारे में थोड़ा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। इसको मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, मेहनत किया है, और देखते हैं कि आप इस कथन को सही बताते हैं कि गलत बताते हैं। एक बार इसको पढ़िए आप सब लोग खूब अच्छे से। बोले कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से स्टेटमेंट आपके सही है आपको बताना है। बोले कि द यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट। ये पहला स्टेटमेंट बोला है कि यूएन महासभा गैर सदस्य राज्य को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकता है। तो ये बिल्कुल प्रदान कर सकता है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा बोले कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन जनरल असेंबली। जो अंतः सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकता है, यह भी सही बात है। परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट द यूएन हेडक्वार्टर्स। यूएन महासभा में स्थायी जो प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट इस संदर्भ में आपके सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सीधे तौर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो 1, 2 एंड 3 यानी सही आंसर इसका क्या है भाई? डी है। सवाल बड़ा था देखने में लेकिन आसान था, इसको बनाया जा सकता था। अब सवाल देखिए किससे रिलेटेड पूछा गया भाई। सवाल देखिए किससे रिलेटेड पूछा गया, बहुत प्यारा सा सवाल है। इसको लेकिन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी जाके सही होगा। किसी भी सवाल के ऊपर अगर तुक्का लगाइएगा तो गलत होने के चांसेस है। बल्कि भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द टी बोर्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विद रेफरेंस टू द टी बोर्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द टी बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ये सवाल बोला है कि चाय बोर्ड जो है वो संवैधानिक निकाय है। चाय बोर्ड जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप बोल देना कि जी बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें चाय बोर्ड के बारे में, और ये यही नहीं, ये पीएससी में भी बहुत बार सवाल पूछा गया। तो इसकी स्थापना चाय अधिनियम 1953, इसकी स्थापना चाय अधिनियम 1953, चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के तहत, की धारा 4 के तहत इसकी स्थापना करी गई है। कि धारा 4 के तहत कब स्टैब्लिश किया गया? तो इसको स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1954 को स्टैब्लिश किया। कब स्टैब्लिश किया गया भाई? तो 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के तहत 1 अप्रैल 1954 को ये चाय बोर्ड को सांविधिक निकाय के रूप में ये आपको किया गया। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि ये किससे संलग्न है भाई? तो ये वाणिज्य मंत्रालय से संलग्न है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है आप ध्यान से देखिए कि चाय बोर्ड एक सांविधिक इकाई है, ठीक है। दूसरा बोले कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न है, तो गलत बात है। तो किससे संलग्न है भाई? तो ये वाणिज्य मंत्रालय से संलग्न है। तो भारत का जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, जो भारत का वाणिज्य मंत्रालय है, उससे ये आपके संलग्न है। एक दूसरी बात। और तीसरी बात कि चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो चाय बोर्ड के अगर कार्यालय के बारे में बात किया जाए, चाय बोर्ड के ऑफिस के बारे में, इसका जो हेड क्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेड क्वार्टर आपको कहां पे दिखेगा? आप बताओ ना, बेंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर होकर के क्या करेगा? कोई फायदा होगा? वहीं पे होगा ना इसका हेड क्वार्टर जहां पे चाय होता है। तो दार्जिलिंग में चले जाइए, तो बेंगलुरु की जगह पे इसका कहां पे हेड क्वार्टर है? तो कैलकाटा।
इसका हेडक्वार्टर कहां पे दिखाई देता है? कलकत्ता में, यानी दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा बोला कि इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि इसके फॉरेन आपके ऑफिस भी है, विदेशी कार्यालय भी है, और उन विदेशी कार्यालय को आप कहां पे देख सकते हैं? तो दुबई में भी देख सकते हैं और मॉस्को में भी देख सकते हैं। तो एक और चार स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से एक वर्ड आपके बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और वो वर्ड है ग्रीन वॉशिंग। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्रीन वॉशिंग शब्द का मतलब क्या होता है, तो क्या बताएंगे भाई? ग्रीन वॉशिंग शब्द का मतलब क्या होता है? तो देखो, ग्रीन वॉशिंग के बारे में बात करें तो ग्रीन वॉशिंग को ग्रीन सीन के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ग्रीन सीन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन सीन के नाम से जाना जाता है। तो शायद आप लोग इसको पहली बार सुन रहे होंगे, तो आज के बाद से आप समझना कि मिथ्या रूप से, यानी कंफ्यूज करके, गलत तरीके से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के जो उत्पाद है वो इको फ्रेंडली है और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है, जिसका आप देखते नहीं कि आज के समय में किसी का भी कैसा भी प्रोडक्ट हो, लेकिन अपने उस प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के चक्कर में उसको क्या कर देता है? बोलता है कि अरे यार, इस प्रोडक्ट से बेहतर कुछ है ही नहीं, उस प्रोडक्ट का तो इसके सामने कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये प्रोडक्ट तो बहुत ऊपर है, ये चीज है। तो वहां पे एक वर्ड यूज किया गया, ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब ग्रीन सीन। ग्रीन सीन, सीन का मतलब क्या होता है? पाप, झूठ। यानी आप हरा झूठ बोले, पहले सफेद झूठ बोला जाता था, अभी ग्रीन सीन हो गया कि आप हरी पूरे पाप भी करें तो हरियाली के तरीके से, मतलब ग्रीनरी वाला आप पाप कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि आप ये झूठ बोल रहे हैं और मिथ्या तरीके से, मतलब गलत तरीके से ये प्रभाव आप व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है, ये जो प्रोडक्ट है भाई इन्वायरमेंटली अवेलेबल है, पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब ये देखो, ये सवाल क्या पूछ रहा है भाई? ये क्वेश्चन देखो, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो अलग अलग देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है। तो एक क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर आपका क्या है? तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। और आप सब लोग भी अब सफेद के साथ साथ, आप लोग भी सफेद झूठ के साथ साथ ग्रीन वाले की तरफ मूव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको सही चीज अच्छी नहीं लगेगी। अब मान लीजिए कि कोई ये अपना बना देगा, क्या इस आदमी को कुत्ता क्यों काटा, तो उसको देखने के लिए लाखों लाख व्यूज और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जाएंगे। लेकिन ये जिससे आपका जीवन बदतर से बेहतर होने वाला है, उसको देखने के लिए टॉर्च जला करके, टॉर्च भी नहीं, वो जो नहीं आता है आपका इलेक्ट्रिक जो टॉर्च होता है कि बैटरी खत्म ना हो जाए, वो जला करके खोजना पड़ता है कि पढ़ने वाले बच्चे आज के समय में है क्या कि पढ़ना ही लोगों ने छोड़ दिया। और आज के समय में तो सबसे बड़ा एक्सक्यूज जानते हो क्या है? सेल्फ स्टडी। सबसे बड़ा झूठ है इसको। जैसे ये ग्रीन सीन है तो सेल्फ स्टडी को रेड सीन आप कह सकते हैं, लाल पाप कह सकते हैं। क्योंकि अगर दुनिया में सबसे बड़ा दिखावा और सबसे बड़ा झूठ बोलना है तो वो कहिए कि हम सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि आज कोई करता नहीं, 99% लोग नहीं करते। तो सेल्फ स्टडी इसी तरीके से किया जा सकता है, साथ में बैठ करके चीजों को समझना, पढ़ना, अपना एक दिमाग डेवलप करना, उसको रिवाइज करना, ये सेल्फ स्टडी। वो किताब लेकर के सेल्फ स्टडी करने वाला वक्त गया। अब सब किताब यहीं पे आपकी अवेलेबल है। तो ये क्या है? तो आप सब लोग समझ गए ना, आप सब लोग। तो ये क्या है? तो जो जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है, वो क्या करता है? तो जितने भी आपके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो आपके कोalition है, उनके द्वारा निर्मित डेटाबेस को ही हम लोग क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के तौर पे कहते हैं। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के तौर पे कहते हैं। तो 2009 से ये जो आपका है, 2009 से लगातार सिंस 2009 स्वतंत्र रूप से जो जलवायु आपका विश्लेषण है उसका डाटा प्रदान कर रहा है। और ये दो आपके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें एक तो आपके क्लाइमेट एनालिटिक्स और दूसरा आ जाता है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, उनके कोalition में डेटा विश्लेषण प्रदान करता है। और अलग अलग देशों के जो उत्सर्जन अपचयन है, उनके मानक जो पेरिस समझौते के अनुसार तय किए गए,
उन वचनों की निगरानी करता है। तो सीधे तौर पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बहुत प्यारे आपके क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जी जी मैं समझ रहा हूं। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप लोगों को देखिए भाई, तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है जो बड़े नेटवर्क बना करके जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। इसका मतलब क्या है कि पहला वाला स्टेटमेंट आपके सही है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या दे रहा है? दूसरा स्टेटमेंट आपने बोला है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल जिसको बोलते हैं AP100, उस AP100 की शुरुआत इनके द्वारा करी गई है। तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि क्लाइमेट ग्रुप ने 120 ऊर्जा स्मार्ट व्यवसायों की भागीदारी से एक पहल आपके शुरू किया है, उसको AP100 के नाम से हम लोग करते हैं। तो ये जलवायु अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसको शुरू नहीं किया, इस अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा समूह के द्वारा नहीं, बल्कि इसको क्लाइमेट ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया, बल्कि इसको क्लाइमेट ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया है। यानी जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। और तीसरे स्टेटमेंट को आप पढ़िए कि EP100 ऊर्जा दक्षता में नव परिवर्तन को प्रेरित करने, उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। और चौथा स्टेटमेंट आप देखिए कि चौथा स्टेटमेंट आपसे क्या बोल रहा है। बोले कि कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य है, ये भी सही बात है। और ये बोले कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर टू कोएलिशन का सचिवालय, गलत बात है। तो केवल और केवल 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है। 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर आपके भी हो जाएगा। अब इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और इस तरीके के सवाल के लिए अगर अभी भी आप लोगों ने अपने जीवन को मजाक बना रखा है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम UPSC क्लियर कर देंगे? आप बताइए। अब इसी बात को जब मैं बोल देता हूं तो बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पूरे सेशन को देखो, ये सेशन आपके जीवन का कड़वा सच है, आपको पता चलेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात की भी कोशिश करता हूं कि किसी सवाल को सोच करके, समझ करके कैसे उसके सही उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। और इस सीरीज को लगातार अगर आपने देख लिया और खूब अच्छे से इसको आदत आपने बना लिया और इस तरीके के क्वेश्चन से लड़ने, जूझने, संघर्ष करने की अगर अपने अंदर आपने वो इम्यून सिस्टम आपने डेवलप कर लिया, तो फिर आपको दुनिया में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। बस 24 घंटा मेहनत करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना। अरे पढ़ने से कोई मरता भी नहीं। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही जो वेटलैंड्स है, जो अभी के समय में भारत में टोटल कितने हो गए भाई? 75 हो गए। और वेटलैंड से रिलेटेड, वेटलैंड के कंजर्वेशन से रिलेटेड आप जो ईरान का रामसर है, उस रामसर कन्वेंशन को भी आप सब लोग जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो बोले कि अगर वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही आर्द्र भूमि इसके गुर्दों की तरह काम करती है। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक काम उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो जब यहां पे UPSC इस स्टेटमेंट को यूज कर देता है कि सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, तो इसका सही मतलब क्या हो गया कि हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं उसके अलावा भी कोई दूसरा आंसर हो, लेकिन सबसे मजबूत आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो पहला बोला कि आर्द्र भूमि के जल चक्र में सतही अपवाह, अमृदा, अंतःस्रवण और वाष्पन में शामिल होता है। ये ठीक, लेकिन स्टेटमेंट उतना मजबूत नहीं है। बल्कि शैवालों से वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, पुरुष, कवची, जिसको क्रस्टेशियाई बोलते हैं, मोलस्क, सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। आर्द्र भूमियां वेटलैंड्स, अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलीय पादप भारी धातु और पोषकों के आदित्य को अवशोषित कर लेता है। तो सबसे जो मजबूत इसमें आधार है
वो ऑप्शन नंबर आपके डी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो भाई, WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के संदर्भ में अगर हम इसके बारे में बात करें तो WHO का जो वायु गुणवत्ता जो आपका दिशा निर्देश है उसके संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि शायद आप इस सवाल का आंसर सही नहीं बना सको। तो मैं भी इसके बारे में ज्यादा कंफर्म नहीं हूं, तो हमें भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए मैं इसमें उलझने की कोशिश नहीं करूंगा। तो ये आंसर आप लोग देख लेना, इसका करेक्ट आंसर यूपीएससी ने डी दिया है। तो इसको मैं सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं कि इसको एक बार हमें और डीपली हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। अभी मैं केवल इसका आंसर बता दिया मैंने, लेकिन जब इसको मैं पढ़ लूंगा बहुत अच्छे से तो आपके बीच में अलग से इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। तो इसीलिए आप लोग प्लीज इस बात को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, कोई भी आधा अधूरी जानकारी और कोई भी डिरेल करने वाला, भटकाने वाला और तथ्य से अलग, तथ्य से भटकाने वाली चीजों को मैं नहीं बताना चाहता हूं। तो इस क्वेश्चंस के जो आपके एक्सप्लेनेशन है हमें खुद एक बार मेहनत करना पड़ेगा, तब मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ आता है। हाँ, इतना जरूर आता है कि अगर पेपर होता तो मैं उसमें शायद क्वालिफाई कर जाता, इतना जरूर आता है। और जो नहीं आता है उसको मैं खूब अच्छे से बैठ करके मेहनत करके उसको सीखता हूँ, तब आप सब लोगों के बीच में सिखाता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपके सुझाव की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है कि आप सुझाव जरूर दीजिएगा। ठीक है भाई, ये बताइए, ये सब आप सब लोगों ने सुना होगा कि पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तंतुओं का ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुण धर्मों को प्रबलित करने हेतु, प्रबल का मतलब होता है मजबूत, मजबूत करने के लिए सम्मिश्रित किया जा सकता है। ये सही बात है। किसके बारे में पूछा? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के बारे में पूछा है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है भाई। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या पूछ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कि इससे बनी पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसी को जो पेटे होता है, जो पॉलीएथिलीन जो होता है, पेटे जो होता है, तो बोले कि पेटे को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो बोले कि ये पॉलीमर के पॉलिस्टर परिवार का सदस्य होता है, जो बहुत ही मजबूत, कठोर, हार्ड सिंथेटिक फाइबर और रेजिन होता है। और उसको मैंने पहले बता दिया। तो इसके बिना सिलवट वाले कपड़ों का निर्माण संभव हुआ है, और इन कपड़ों पर और इसी पेटे के कारण ऐसा कपड़ा बनता है कि जिसके ऊपर आपके प्रेस करने की जरूरत आपको नहीं होती। इस कपड़ों पर प्रेस मारने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, बड़ी मात्रा में बोतल निर्माण में इसका किया जाता है। तो इसका ये जो है कि पादक पेय को रखने के लिए किया जाता नहीं, बोतल बनाया जाता है। इस पेटे से बोतल बनाया जाता है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये पहले वाला, इससे बनी बोतलों का जो रिसाइकलिंग है उससे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो देखो, बोतलों की रिसाइकलिंग की बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको रिसाइकल करके आप इससे दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। और इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण के द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन आसानी से निपटान किया जा सकता है। तो भाई ऐसा नहीं है भाई। इसके जब भी पीईटी का रिसाइकलिंग होगा, जब भी पीईटी का पुनर्चक्रण किया जाता है, तो भारी मात्रा में से ग्रीन हाउस गैस आपके उत्सर्जन होता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो भारी मात्रा में इससे ग्रीन हाउस गैस आपके रिलीज होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो 1 और 3 जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है, ये आपका सही है और सारी की सारी। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन यौगिकरण यानी नाइट्रोजन जो आपके फिक्सेशन के लिए कौन कौन से आपके कंपाउंड है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में बात करें तो एक तो अल्फाल्फा है, ये आप लोग जानते होंगे, ये इमरंथ नहीं है। फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है भाई, आपके आ जाता है ये चिकपी आ जाता है, जिसको चना बोलते हैं। उसके बाद कौन सा आ जाता है भाई आपका तिपतिया घास। तिपतिया घास आता है कि नहीं आता है? ये आ जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद आपके ये पर्सलेन नहीं आता है, पालक आपके नहीं आता है। तो ये सारे के सारे, तो 1, 3 और 4 आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आप सब लोग इसको जानते होंगे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड यही क्वेश्चन आपके जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 है उसमें सवाल आपके पूछे गए थे, उसको आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैवशील प्रौद्योगिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती है।
तो जब बायो रॉक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो एक नए तरीके का है भाई, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो जब बायो रॉक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये क्या होता है भाई, तो बायो रॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती है प्रवाल भित्तियों की बहाली, यानी जो कोराल रीफ्स है उसकी बहाली को लेकर के बात होती है। तो ये आपके यूपीएससी 2022 सिविल सर्विस प्रीलिम्स में 5 जून 2022 को जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें ये सारे के सारे सवाल आपके पूछे गए थे। तो मैंने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया है कि आपको क्वेश्चंस को, उसके डिमांड को, उसके स्टेटमेंट्स को, उसके ऑप्शंस को, कैसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में सोचना है, वो सब तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आप सब लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक करके गुरु दक्षिणा जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के सदस्य जरूर बनिएगा, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा पूरे भारत में यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले गांव गांव तक, एक एक परिवार, एक एक साथियों तक पहुंचाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और आपका सुझाव ऑफलाइन कमेंट में हमेशा हमें इंतजार रहता है, तो आप सब लोग अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथी।